हेलो नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू के आज के सेशन के साथ हम फिर आ गए हैं 8 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, करंट अफेयर्स है विथ एडिटोरियल सबको डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को देखेंगे। अभी पॉलिटी में जो कि आपका पता है आपको कि 9 तारीख को शपथ होने वाली है और फिर अभी जो मोदी 3.0 यानी कि नई जो बीजेपी है उनका थर्ड टेन्योर शुरू होने वाला है, तो उसको लेकर के न्यूज़ रहेगी। पॉलिटी से रिलेटेड हम इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि अभी आज जो है वो मोदी जी ने राष्ट्रपति के सामने कल ही जो है वो एक तरीके से औपचारिक तरीके से रखा है प्रपोजल, राष्ट्रपति ने उनको बुलाया है। तो किस तरीके से पूरा गवर्नमेंट जो है वो फॉर्मेशन होता है, कौन सा प्रोसेस होता है जिसके तहत प्रधानमंत्री का चयन होता है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर में बात करेंगे। साथ के साथ में हम बहुत सारे डिफरेंट जो आज आर्टिकल्स हैं जैसे कि इकोनॉमी से रिलेटेड और भी बहुत सारे 1-2 आर्टिकल्स हैं, इसको बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए शुरू करते हैं आज की पूरी चर्चा को और देख लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर में हमको चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हाईलाइट्स देखेंगे, उसके बाद अपनी जो भी डिस्कशन है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो अभी फॉर्मेशन होने जा रहा है नई गवर्नमेंट का, तो उसको लेकर के चीज़ें रहेंगी। उसके भी पहले इकोनॉमी में आज बहुत ही फ्रंट पेज पर ही चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात की जा रही है कि आरबीआई ने जो है अपने रेपो रेट को अनचेंज्ड रखा है। तो आरबीआई कीप्स रेपो रेट अनचेंज्ड, रेजेस जीडीपी फॉरकास्ट टू 7.2%। तो आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। साथ के साथ में जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7.2% रहने की बात की है। तो इसको देखेंगे हम इन डिटेल। इकोनॉमी का बहुत अच्छा जो टॉपिक है यहाँ से डिस्कस होगा। साथ के साथ में यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो इन सारे मेजर्स को लेती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में भी थोड़ा सा रिविजन करेंगे। दूसरी हमारी न्यूज़ क्या है, प्रेसिडेंट इनवाइट्स मोदी टू फॉर्म न्यू गवर्नमेंट। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने एक ऑफिशियली जो है इनवाइट किया है प्रधानमंत्री पद के लिए बीजेपी के मोदी जी को। तो देखेंगे क्या पूरा प्रोसेस होता है, कौन से प्रोसेस के थ्रू राष्ट्रपति जो है वो औपचारिक रूप से आमंत्रित करते हैं किसी भी जीती हुई पार्टी के व्यक्ति को जो कि आकर के गवर्नमेंट को बनाते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है यहाँ पर हम देखेंगे आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 की बात करेंगे। मंत्रिमंडल का कैसे गठन होता है और प्रधानमंत्री का किस तरीके से चयन होता है इसके बारे में बात करेंगे। अगली न्यूज़ इकोनॉमी से रिलेटेड है। जीएस पेपर 3 में आसियान एफटीए के बारे में बात की जा रही है। तो आसियान कंट्रीज प्लस इंडिया के साथ में एफटीए है, हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसको लेकर के बात की जा रही है। आसियान एफटीए गवर्नमेंट सिक्स इंडस्ट्री इनपुट टू अप डिमांड पिच। तो यहाँ पर जो है आसियान के साथ में एफटीए करने से इंडस्ट्रीज़ में, इंडियन इंडस्ट्री में क्या बेनिफिट होने वाले हैं इसके बारे में बात है। साथ के साथ में हम यहाँ पर क्या करेंगे, जितने भी आसियान कंट्रीज़ है उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। अगली न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर प्रोब नीडेड इनटू नीट रेगुलेशन। तो अभी जो है आप देख रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से चर्चा में चल रहा है नीट का रिजल्ट। 3 जून को शायद इसका रिजल्ट आया है और यहाँ पर जो है बहुत बड़ी एक तरीके से स्कैम या धांधली निकल करके आई है जहाँ पे लगभग 67 जो स्टूडेंट्स हैं उनको पूरा 100% मार्क्स मिला है, 720 आउट ऑफ 720। तो इसको लेकर के बहुत बड़ा जो है कंसर्न निकल के आया है कि किस तरीके से आजकल जो ये एजेंसियाँ हैं जो कि फॉर्म हो रही हैं और जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही हैं उनमें इतने सारे लूप होल क्यों आ रहे हैं। तो स्पेशली नीट को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से मामला गया है और उसको देखने की बात कांग्रेस ने की है। तो देखेंगे इसको क्या पूरा मुद्दा है। अगली न्यूज़ है एट 38% तृणमूल कांग्रेस सेंट हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लोकसभा इन 2024। यहाँ बात की जा रही है कि जो 18वीं लोकसभा है उसमें तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की टीएमसी है वहाँ से सबसे % वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स जो है इस बार लोकसभा में इलेक्ट हुई हैं। लगभग कितने %? 38%। तो यहाँ पर हम केवल एक पार्टी के बारे में नहीं देखेंगे, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि एक तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। इसी साल हमने 106 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है नारी शक्ति जो वंदन करके, जिसमें हमने वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए 33% रिजर्वेशन की बात की है पार्लियामेंट में। तो हम क्या करेंगे, पूरा जो अभी तक हमारे यहाँ पर महिलाओं की राजनीति में जितनी भागीदारी रही है उसको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे विथ फैक्ट और कौन कौन से साल में किस तरीके से ये संख्या बढ़ी है, अभी वर्तमान में क्या स्थिति है इसके बारे में देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका पॉलिटी के लिहाज से। अगला जो टॉपिक है वो है प्ली इन सुप्रीम कोर्ट 6 प्रोब इनटू पोस्ट पोल मार्केट क्रैश। तो हमने बात की थी कि जब 4 जून को रिजल्ट आया था इलेक्शन का उसके बाद से
5 जून से जो है कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से स्कैम की बात की थी, जो शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा उछाल पर गया था 3 तारीख को, और रिजल्ट के बाद में शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा एक तरीके से डाउन देखा गया, और फिर लगभग 30 लाख करोड़ का जो लॉस हुआ है उसको लेकर के जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात की गई है। साथ के साथ में अभी सुप्रीम कोर्ट में भी किसी वकील ने इसके लिए प्ली डाली है, तो हम देखेंगे कि क्या पूरा मुद्दा है। कल हमने डिस्कस किया था, थोड़ा आज भी इसका ओवरव्यू लेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, शेख हसीना टू बी फर्स्ट फॉरेन लीडर टू अराइव फॉर मोदीज ओथ टेकिंग इवेंट। तो 9 तारीख को 9 जून को जो है मोदी जी शपथ लेने वाले हैं, और लगभग 4 कंट्रीज़ को हमने इनवाइट किया है। कौन कौन सा, एक तो आगे बात करेंगे बांग्लादेश, श्रीलंका, साथ के साथ में आपका नेपाल है, और मोइजू जो है उनको भी बुलाया गया है। तो देखेंगे हम कि कौन कौन से लीडर्स यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। साथ के साथ में ये भी बात की जाएगी कि आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट जो मीटिंग्स है वो होने जा रही हैं। जैसे कि अगर आप बात कर लीजिए G7 कंट्रीज़ की मीटिंग है, जो कि अभी 13 से 14 को होने वाली है, इटली में होने वाली है, वहाँ पर PM जाएंगे। साथ के साथ में SCO की इस बार संघाई कॉरपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी मीटिंग होने वाली है जुलाई में। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो मीटिंग्स वगैरह हैं वो PM मोदी जो है इस बार अटेंड करने वाले हैं, और यहाँ पर फिर से इंडिया एक किस स्टैंड को लेकर के रखेगा और इंडिया की इमेज किस तरीके से और मजबूत होगी, इसके बारे में बात की जाएगी। तो देखेंगे पूरा क्या मुद्दा है। अगली न्यूज़ क्या है, यहाँ पर एक एडिटोरियल है जो कि बात कर रहा है किसके बारे में, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के बारे में। यहाँ पर बात बेसिकली ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड लोगों की बात की जा रही है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में हैं और क्या काम करते हैं, प्लास्टिक वगैरह कचड़े वगैरह उठाने का काम करते हैं। तो इनके बारे में पूरा ये एडिटोरियल बात करता है। साथ के साथ में प्लास्टिक को लेकर के इंडिया में क्या चीज़ें हो रही हैं या फिर क्या मेजर्स लिए गए हैं, साथ के साथ में ग्लोबल लेवल पे प्लास्टिक को किस तरीके से एक तरीके से डिकम्पोज करने के लिए और इस समस्या को जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है उसको दूर करने के लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है, ये एडिटोरियल इसके बारे में बात करता है। एनवायरनमेंट के लिहाज से GS पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखेंगे इसको। अगली बात की जा रही है, साउथ कोरियाज माइग्रेंट वर्कर स्कीम ट्रिगर्स एलिगेशन ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। तो यहाँ पर साउथ कोरिया में एक तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है। मॉडर्न स्लेवरी यानी दास प्रथा होती है, तो यहाँ पर बात की जा रही है जो कि वहाँ की जनता है वो गवर्नमेंट से थोड़ा सा एक तरीके से नाराज़ है, तो प्रोटेस्ट कर रही है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, साउथ कोरिया का मैप देखेंगे, क्योंकि वहाँ के इंटरनल मैटर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या है, कोएलिशन गवर्नमेंट लेस स्टेबिलिटी टू स्लो डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे मूडीज़ की एक रिपोर्ट आई है। मूडीज़ क्या है, एक रेटिंग एजेंसी है। इन्होंने क्या की है, अभी एक रिपोर्ट पेश की है और बोला है कि जो कोएलिशन गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो गठबंधन की सरकार होती है वो क्या होती है, बहुत ही लेस स्टेबिलिटी होती है, यानी कि उनके अंदर स्थिरता की कमी होती है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है। कभी भी किसी अलायंस के किसी भी पार्टी ने अगर समर्थन वापस ले लिए तो सरकार गिर जाती है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी पार्टी होती है जो कि गवर्नमेंट बना करके या कैबिनेट बना करके बैठी होती है, वो हमेशा डर डर के काम करती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो मुद्दे नहीं उठा पाएंगे जब कोएलिशन की गवर्नमेंट होती है। तो क्या पूरा मुद्दा है उसको देखेंगे हम, ये पूरी हाइलाइट्स है जिसके ऊपर आज हमें चर्चा करनी है। तो चलिए एक एक करके सारे टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इकोनॉमी के साथ में। तो GS पेपर 3 इकोनॉमी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। बात किसके बारे में की जा रही है, रेपो रेट के बारे में बात की जा रही है। पहली बात तो कि रेपो रेट होता क्या है, तो मैंने इसको बताया हुआ है पहले भी कि जिस रेट पर बैंक जो है वो RBI से पैसे लेती है, या वो रेट जिस रेट पर जिस ब्याज दर पर RBI जो है बैंकों को पैसा देती है उसको क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, तो बैंक द्वारा RBI से जिस रेट पर पैसा लिया जाता है उसको क्या कहते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। और रिवर्स रेपो क्या होता है, जब वही पैसा जो RBI ने बैंकों को दिया होता है, जब उनको वो वापस पैसा लेना होता है, तो जिस ब्याज दर पर RBI बैंकों से पैसे वापस लेती है उसको क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। एक मिनट, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में बात की जा रही है, RBI कीप्स रेपो रेट अनचेंज्ड, रेजेस GDP फॉरकास्ट टू 7.2%। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि RBI ने अभी इस बार जो है रेपो रेट को क्या किया है, अनचेंज्ड रखा है, कोई भी बदलाव नहीं किया है। और ये सारे काम करता कौन है रेपो रेट के बारे में, तो एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जिसका फॉर्मेशन 2016 में हुआ था। इनका टारगेट क्या होता है, इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का टारगेट होता है, और यही डिसाइड
डिसाइड करते हैं कि रेपो रेट को बढ़ाना है या फिर घटाना है। फिलहाल जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया है कि रेपो रेट जो है अनचेंज रहने वाला है। कितना प्रतिशत रहने वाला है, तो यह लगभग 6.5% रहने वाला है। 6.5 बेसिस पॉइंट बोला जाता है इसको, तो ध्यान में रखिएगा। हर 2-3 महीने में या लगभग हर महीने में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को रिवाइज किया जाता है। तो ये आंकड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। रेयरली कहीं पर पूछ लिया जाए कि करंट में क्या परसेंटेज चल रहा है, बाकी कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए रेपो रेट के बारे में। तो यहाँ पर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो रेपो रेट के बारे में मैंने बता दिया कि वह ब्याज दर जिस दर पर जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से पैसा लेती हैं, या आरबीआई जिस दर पर बैंकों को पैसा देती है, उसको क्या कहते हैं, रेपो रेट। अब यहाँ पर एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो यहाँ पर भी बात की गई है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बेसिकली करती क्या है। जो हमारा सीपीआई होता है, जिसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बहुत बार चर्चा की हुई है। जो डे टू डे लाइफ में हम और आप जो भी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, बीट वो फूड हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो सर्विसेज हो, तो डे टू डे लाइफ में जो भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं, उनके प्राइजेज़ में जो भी उतार चढ़ाव होता है, उसको क्या है, कैलकुलेट करके सीपीआई निकाला जाता है। और ये सारी चीज़ें क्या कॉज करती हैं, इन्फ्लेशन। अगर डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं उनकी कीमतों में इजाफा होता है, तो कहते हैं कि मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है। अगर कीमतों में कमी आती है तो कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो कम हो गया है। तो एमपीसी जो है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, जिसकी स्थापना 2016 में हुई है, ये यही काम करता है कि सीपीआई को कैलकुलेट करके बताता है कि फ़िलहाल में इन्फ्लेशन की क्या स्थिति है देश के अंदर, ठीक है। और इनका टारगेट क्या होता है, किस प्रकार से ये बताते हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है या फिर घट रही है। तो इनके पास में एक फॉर्मूला होता है 4 + -2 का, यानी कि मुद्रास्फीति अगर 2% से लेकर के 6% के बीच में है, तो ये कहते हैं कि मुद्रास्फीति जो है वो कंट्रोल्ड है। अगर मुद्रास्फीति जो है 2% से कम चली जाती है, यानी कि महंगाई दर 2% से कम चली गई, या 6% से ज़्यादा है, तो फिर बोला जाता है कि थोड़ी सी इन्फ्लेशन या महंगाई जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। फिलहाल हमारे यहाँ इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जितना भी पूरा सेटअप लगा रखा है, उससे देखें तो हमारे यहाँ पे जो मुद्रास्फीति है वो थोड़ी तो ज़्यादा है, लेकिन क्या है, एक तरीके से कंट्रोल्ड है। ऐसा नहीं है कि अनकंट्रोल्ड वे में चल रही है। हमारा जो इन्फ्लेशन है अभी भी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के और आरबीआई के कंट्रोल में है कि वो जब चाहें तब उस चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बैलेंस आउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसा कि हमने कुछ दिन पहले देखा था कि टर्की में 75% का इन्फ्लेशन हो गया है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो एक तरीके से कंट्रोल्ड है, ठीक है। साथ के साथ में बात की गई है कि आरबीआई ने इस बार जीडीपी ग्रोथ कितनी % रहने की बात की है, तो 7.2% जो है वो जीडीपी ग्रोथ आरबीआई ने रहने की बात की है। यही डाटा जो है एनएसओ ने भी दिया है, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है हमारा, उसने भी बोला है कि जीडीपी ग्रोथ 7.2% ही रहने वाली है। तो ये जो है, इससे क्वेश्चन आपका बन जाता है, स्पेशली वनडे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि आरबीआई के अनुसार जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने वाली है, या फिर एनएसओ के अनुसार जीडीपी ग्रोथ कैसे रहने वाली है, या फिर कोई रेटिंग एजेंसी होती है जो जीडीपी ग्रोथ बताती है, अगर बहुत फेमस बड़ी एजेंसी है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो फिलहाल ध्यान रखिएगा कि आरबीआई का जो फोरकास्ट है जीडीपी को लेकर के वो है 7.2% की आने वाले साल में इस पूरे टेन्योर में जो जीडीपी है हमारी कितनी रहने वाली है, 7.2%। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को देख लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं। तो बेसिकली इसकी जो स्थापना है मैंने बताया 2016 में हुई थी। किसके अंदर ये आता है, तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके द्वारा इसको 2016 में स्थापित किया गया है, ठीक है। इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर आपको बैंकिंग सेक्टर के दिखाई देंगे, प्लस 3 मेंबर आपको गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है, सरकारी ऑफिसर होते हैं। लेकिन 3 मेंबर्स में यहाँ पर एक तो आरबीआई के अध्यक्ष होते हैं, प्लस 2 जो हैं वो आपके कौन होते हैं, डेप्यूटी जो एक तरीके से गवर्नर होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। साथ के साथ में 3 मेंबर्स जो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, उसमें ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको क्या होती है, वित्त वगैरह की समझ होती है। अगर बात कर लें हम कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक तरीके से ऑब्जेक्टिव या फिर उद्देश्य क्या है, तो देश में जितना भी बैंकिंग और वित्तीय मौद्रिक नीतियों से संबंधित जितने भी मेजर्स लेने का काम है वो क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी करती है, ठीक है। तो जितना भी है ये पूरा
क्वेश्चन जो भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल कितने समय का होता है, तो उनका जो टेन्योर होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि 6 वर्ष कार्यकाल होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। और उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं। 3+3 का कॉन्सेप्ट होता है, 3 गवर्नर प्लस 3 जो है वो बैंकिंग सेक्टर से, 3 जो हैं वो आपके गवर्नमेंट सेक्टर से आते हैं, यानी कि सरकार के द्वारा अपॉइंट किए हुए लोग होते हैं। और ये सारे जो टॉपिक्स है कब स्थापना हुई है, 2016 में। तो यहाँ से ही क्वेश्चन आपके बनते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से। और यहाँ पर मैंने बता दिया कि 4+2 का जो है वो पूरा रेशियो होता है। ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को थोड़ा सा देख लीजिएगा। और भी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पास में आ रहा है, तो मैं भी कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाऊँ। और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है जितने भी इंपॉर्टेंट एटलीस्ट जो टॉपिक्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एटलीस्ट वहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। सारे जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं उसको तो आपको अच्छे से कर ही लेना है। ठीक है, अगली बात की जा रही है किससे रिलेटेड है, पॉलिटी से रिलेटेड है। जीएस पेपर 2, सरकार से ही सारी चीज़ें चलती हैं। राज व्यवस्था में एक जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है उसका बहुत बड़ा एक तरीके से रोल होता है। बात क्या की जा रही है, प्रेसिडेंट इनवाइट्स मोदी टू फॉर्म न्यू गवर्नमेंट स्वेरिंग इन टुमारो। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो औपचारिक रूप से इनवाइट कर रहे हैं किनको, प्रधानमंत्री जी को, कि वो आए और आ करके 9 जून को क्या करें, अपना एक तरीके से बहुमत पेश करें और फिर वो सरकार बनाए। ठीक है, तो क्या प्रोसेस होता है, आर्टिकल जो है संविधान में मेंशन किया गया है, आर्टिकल 74 और 75। आर्टिकल 74 और 75 में क्या है, आर्टिकल 74 बोलता है कि जो भी हमारे देश का हेड राष्ट्रपति है और उस राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए और काम करने के लिए, देश को चलाने के लिए एक कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल आर्टिकल 74 के अंतर्गत आते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, जितनी भी एक कार्यकारी गतिविधियां हैं वो करने के लिए, कार्यपालिका की जितनी भी गतिविधियां हैं वो कंप्लीट करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक प्रधानमंत्री होंगे और प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्रिमंडल होंगे। मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट की जो नियुक्ति है वो कौन कराएगा, तो राष्ट्रपति ही मंत्रिमंडल की नियुक्ति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से पूछ करके, उनसे सलाह लेकर के। पहली बात तो ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है क्वेश्चन। दूसरी बात है आर्टिकल 75 में क्या मेंशन है, तो आर्टिकल 75 में मंत्रियों का कार्यकाल, उनकी शक्तियाँ, उनकी नियुक्ति, इन सारी चीज़ों से लेकर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से आम चुनाव होता है जब, तो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो क्या होते हैं, चुन के आते हैं। कभी भी आपसे अगर क्वेश्चन बने कि क्या हम प्रधानमंत्री का चयन करते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, हम प्रधानमंत्री का चयन नहीं करते हैं, हम लोकसभा के एक सदस्य का चयन करते हैं। और वो लोकसभा का सदस्य जो है वो क्या करता है, उसको मेजॉरिटी मिलती है, बहुमत मिलता है जिस भी पार्टी को, पार्टी डिसाइड करती है कि कौन हमारे यहाँ से, हमारी पार्टी से चेहरा होगा प्रधानमंत्री के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि पीएम का चुनाव डायरेक्ट करती है जनता, तो डायरेक्ट जो है पीएम का चुनाव जनता नहीं करती है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हम लोकसभा के लिए सदस्य चुनते हैं, ना कि प्रधानमंत्री चुनते हैं। प्रधानमंत्री जो है वो जो भी पार्टी होती है जिसको मेजॉरिटी में वोट्स मिले होते हैं, वहाँ पर उस पार्टी के मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि पीएम कौन होगा और फिर राष्ट्रपति उसको ऑफिशियली एक तरीके से शपथ दिलवा करके क्या करते हैं, प्रधानमंत्री के चयन करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात यह है कि बहुमत क्या होता है, तो बहुमत का सीधा सीधा मतलब है कि जितनी नंबर ऑफ सीट्स होती हैं उसका आधे से एक ज़्यादा। अभी हमारे यहाँ पे ये जो 18वीं लोकसभा थी उसके लिए 543 सीट्स पर इलेक्शन हुए थे। इसके अकॉर्डिंग जो है आधा आपको 272 पॉइंट समथिंग मिलेगा, तो लगभग 272 सीट्स जो हैं वो बहुमत के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर इतनी सीट किसी एक पार्टी को मिल जाती है तो वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट हो जाएगी और फिर वहाँ से उस पार्टी से क्या होगा, प्रधानमंत्री का चयन किया जाएगा। उस व्यक्ति को, उस पार्टी को आमंत्रित किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा कि वो आए, अपना बहुमत पेश करे और क्या करें, आगे चल करके पूरा जो सरकार है वो बनाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो भी राष्ट्रपति की भूमिका होती है इसके बारे में हमने देख लिया कि वो औपचारिक रूप से बुलाते हैं, उनको शपथ दिलवाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, दूसरा एक और बहुत टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वास प्रस्ताव। तो विश्वास मत क्या होता है, तो जो भी नवनियुक्त जो एक प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में विश्वास मत रखता है। ठीक है, और वो कोशिश करता है कि उसको पारित करा लिया जाए। विश्वास मत रख करके वो क्या करता है, अपना बहुमत साबित करने की कोशिश करता है। बेसिकली ये है कि वो लोकसभा में प्रूफ देते हैं
कि भाई हमारे पास में 272 मेंबर्स हैं जो कि हमारा समर्थन करते हैं। इस वजह से क्या है, हमको जो मेजॉरिटी है वोट्स या सीट्स जो है वो मिले हुए हैं। 443 से आधा से ज़्यादा हमें एक तरीके से सीट मिली हुई है। इट मीन्स कि हम बहुमत में हैं और मैं जो है, कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री है जब वो बहुमत रखता है तो वो ये प्रूफ करता है लोकसभा में कि मैं जो है वो प्रधानमंत्री बनने के लिए कैपेबल हूँ, योग्य हूँ, क्योंकि मेरे पास में 272 सीट्स या फिर मेजॉरिटी है। ठीक है, तो विश्वास प्रस्ताव या विश्वास मत यही होता है कि प्रधानमंत्री जो नवनियुक्त प्रधानमंत्री होता है, नया जो प्रधानमंत्री इलेक्ट होकर आता है, चुन करके आता है, वो क्या करता है, लोकसभा में एक तरीके से अपना प्रूफ रखता है कि मेरे पास इतनी नंबर ऑफ सीट्स हैं जो कि एक बहुमत की सरकार के लिए क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, मंत्रिमंडल के गठन की मैंने बात की तो आर्टिकल 74 और 75 में संविधान में ये सारी चीज़ें मेंशन है कि प्रधानमंत्री की सलाह के लिए मंत्रिमंडल होगा और राष्ट्रपति की सलाह के लिए प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिमंडल होगा। ठीक है, तो इनका फॉर्मेशन क्यों किया जाता है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए और सरकार को चलाने के लिए। तो कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, पूरा 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं। ये तो हमारा रोज का ही है, तो हमने ये टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। बात की जा रही है जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से ही रिलेटेड है ये। यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, यहाँ बात की जा रही है आसियान प्लस इंडिया, दोनों जो हैं आसियान में 10 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं प्लस इंडिया के बीच में जो FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में बात की जा रही है। तो अभी जो हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसने कुछ अपने इनपुट्स दिए हैं कि जो भी ये FTA आसियान और इंडिया के बीच में है उससे आने वाले भविष्य में वे फॉरवर्ड जो बहुत अच्छी चीज़ें निकल कर के आएंगी इंडिया के लिए भी। गुड्स एग्रीमेंट जो है इसको क्या बोला जाता है, एक तरीके से AITGA बोला जाता है, इसको भी याद रखिएगा। AITGA क्या है, जो गुड्स और एग्रीमेंट है, गुड्स यानी कि जो भी सामान इन आसियान कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया और आसियान कंट्रीज़ के बीच में लेन देन होने वाला है, तो उसको लेकर के जो भी ट्रेड है, जो भी ट्रेड रिलेशन है, उसको एक एग्रीमेंट का नाम दिया गया है जिसका नाम क्या है, AITGA। इसका फुल फॉर्म क्या है, एग्रीमेंट आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। ठीक है, तो आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट इसका नाम है, याद रखिएगा। किसके किसके बीच है, आसियान कंट्रीज़ प्लस इंडिया के बीच में। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं कि कितने परसेंट बिलियन 41.2 बिलियन डॉलर का जो है व्यापार रहने वाला है, वो जो उछाल है वो कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। तो ये आंकड़े आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बस आपको ओवरव्यू मालूम होना चाहिए कि आपके देश में क्या स्थिति चल रही है इकोनॉमी की। आसियान जैसी कंट्रीज़ हो गई और इस SCO कंट्रीज़ हो गई, चाहे और बिम्स्टेक की बात कर लीजिए, ये जितने भी मेंबर यहाँ पर होते हैं, जितने भी मेंबर कंट्रीज़ इसके एक तरीके से सदस्य हैं, तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है, किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका सोचने का एक तरीका जो है वो डेवलप करने की मेन उद्देश्य होती है, और जो एग्जामिनर होता है उसके क्वेश्चन पूछने का भी मेन उद्देश्य यही होता है। वो कभी भी आपसे उम्मीद नहीं करता कि आप इतने सारे फैक्ट्स को रटें, बारीकियों को रटें। वो बस एग्जामिनर ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जब भी आप इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि इकोनॉमी में ये चीज़ें हो रही हैं या किसी देश के साथ हमारा एग्रीमेंट हो रहा है, कोई भी हम मेज़र कर रहे हैं, तो उसके वे फॉरवर्ड क्या चल के फ़ायदे हैं इंडिया के लिए, साथ के साथ में ऑल ओवर सभी के लिए। तो आपका एक एनालिटिकल अप्रोच जो है वो एग्जामिनर देखता है, स्पेशली UPSC में जब हम मेंस के बारे में बात करते हैं। प्रीलिम्स में फैक्चुअल चीज़ें भी आती है, कॉन्सेप्चुअल भी आती हैं, लेकिन जो आपका आंसर राइटिंग वाला चीज़ है वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा देखा जाएगा, आपका एनालिटिकल अप्रोच ज़्यादा देखा जाएगा। ठीक है, तो आसियान और FTA के बीच में हमने बात की कि अभी जो पूरा एग्रीमेंट होगा उसके बाद में वे फॉरवर्ड बहुत अच्छी सारी चीज़ें होंगी। 2010 के बाद से जो है ये एग्रीमेंट जब से इम्प्लीमेंट हुआ है उसके बाद से यहाँ पे बताया गया है कि 2024 तक आते आते काफ़ी हमने ग्रोथ की है, और अभी लगभग 79.66 मिलियन डॉलर का जो व्यापार है इंपोर्ट के मामले में वो आसियान के साथ में हमारा है। ठीक है, कहीं कहीं तो हम ट्रेड डेफिसिट में भी हैं। हमने बात की थी कि जब हम टॉप 10 देशों की बात कर रहे थे जहां पर हमारा एक तरीके से इंपोर्ट वाला जो हम लिस्ट देख रहे थे, टॉप 10 देशों का जहां पर हम ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे थे, तो उसमें टॉप 10 में केवल USA को छोड़ करके बाकी सभी 9 कंट्रीज़ के साथ में हमारा क्या था, ट्रेड डेफिसिट था, यानी कि ट्रेड जो है वो घाटा था, व्यापार घाटा था। ठीक है, तो उन 9 कंट्रीज़ में आसियान कंट्रीज़ के भी कई सारे जो मेंबर्स हैं, आसियान जो ग्रुप है उसके भी मेंबर्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आसियान के बारे में बात हो रही है, तो आसियान कंट्रीज़ को देख लेते हैं कि कौन कौन से देश जो हैं वो इसमें आते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका ब्रुनेई, उसके बाद है बर्मा यानी कि इंडोनेशिया, ठीक है, फिर कंबोडिया,
बर्मा यानी म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये जो टॉप 10 जो कंट्रीज़ है, आसियान कंट्रीज़ हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए और आपको इनका नाम भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपने कई बार पेपर देखा होगा तो जहाँ पर मल्टीपल चॉइस ऑप्शन होते हैं उसमें 1 2 3 4 5 करके आपको कंट्रीज़ के नाम दे दिया जाता है और फिर पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से जो कंट्रीज़ हैं वो आसियान के मेंबर हैं या फिर नहीं है। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 10 हैं, बहुत ज़्यादा 20 25 30 तो है नहीं कि रटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, 10 ही हैं तो आप इसको याद कर सकते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आंसर बनते भी हैं। ठीक है, तो ब्रुनेई, म्यांमार यानी कि बर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, इसको याद में रखिएगा। बेसिकली आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से ये सारे जो कंट्रीज़ निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो इंडोनेशिया के मेंबर हैं, आसियान देश के मेंबर हैं। इसमें 10 देश हैं, टोटल के टोटल 10 कंट्रीज़ इसमें आ रही हैं। और अभी हमारा जो है इनके साथ में क्या हुआ है, FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। FTA बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी चल रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने यूरोप के साथ में भी इसको किया है। तो FTA के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। मैंने कई बार ये बता रखा है कि जहाँ पर जिन देशों के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है वहाँ पर आपको बहुत सारी रियायतें मिलती हैं। केवल आपको ही नहीं मिलती, इन सारे देश में अगर आपके भी सामान वगैरह निर्यात होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, उनको भी फ़ायदा होता है। किन में, अगर बात कर लीजिए कस्टम ड्यूटी की, अगर बात कर लीजिए एक्साइज ड्यूटी वगैरह, जितनी भी चीज़ें लगती हैं वो क्या होता है, एक तरीके से फ़ायदा होता है अगर किसी देश के साथ में हमारा FTA एग्रीमेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके से टैरिफ वगैरह जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, या कई प्रोडक्ट्स में बिल्कुल ज़ीरो टैरिफ लगता है। तो एक तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाता है उन देशों के बीच में। ठीक है, आगे चलते हैं। बात की जा रही है किसके बारे में, अभी एक नया मुद्दा निकल करके आया है। जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, साथ के साथ में जब से इस बार इंडिया अलायंस को अच्छे खासे वोट मिले हैं, तो एक जब विपक्ष मजबूत होता है तो काफ़ी अच्छा जो है एक तरीके से क्या करता है, सारे जो एड्रेस होते हैं, समस्याएं होती हैं, सभी को क्या करता है, एड्रेस करता है। तो जिस दिन से इंडिया अलायंस को वोट मिले हैं अच्छे खासे, उसी दिन से ये बिल्कुल एक्टिव फॉर्म में है। सबसे पहले इन्होंने किस स्कैम की बात की थी, शेयर मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट जो भी रहा उसके जो स्कैम की बात की थी। अभी जो है नीट को लेकर के काफ़ी देश में चर्चा चल रही है। नीट का एग्ज़ाम जब हुआ था तब भी वहाँ पर पेपर लीक के केसेस आए थे। उसके बाद से अभी जब रिज़ल्ट निकल के आया है तो बताया गया है कि कई 67 बच्चे ऐसे हैं जिनका क्या हुआ है, 720 में से 720 जो है वो मार्क्स आए हैं। तो 720 आउट ऑफ 720 यानी कि 100% मार्क्स जो हैं लगभग 67 बच्चों के आए हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि टॉप कॉलेजेस में सीट्स कितनी हैं, तो टॉप कॉलेजेस में सीट्स केवल 46 हैं। ठीक है, तो 46 जो हैं टॉप कॉलेजेस की सीट हैं और वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 67 बच्चे जो हैं वो टॉपर हैं और सभी की रैंक 1 आई है। मतलब कि इसमें क्या होगा, 46 ही सीट है, सीट लिमिटेड हैं वो भी टॉप कॉलेजेस में। तो टॉप 1 ला करके, रैंक 1 ला करके भी कई बच्चे इसमें से 67 में से होंगे जिनका एडमिशन जो है वो देश के टॉप कॉलेज में नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिज़ल्ट जो है इस तरीके का आया है। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। अपोजिशन वाले जो हैं वो एक तरीके से जांच की मांग कर रहे हैं। और ये पूरा जो कौन कंडक्ट कराता है, तो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो पूरा इस तरीके का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराती है। तो उनके ऊपर में एक तरीके से जांच की बात की गई है। और ये इस तरीके से क्यों निकल के आ रही है इरेगुलरिटीज़, इसके बारे में एक तरीके से जांच होने की मांग की है विपक्ष ने। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक मुद्दा है। जो भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, और फिर कई सारे मामले ऐसे आए हैं कि रिज़ल्ट के बाद में बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड भी किया है। तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है। लगभग 23 लाख बच्चों ने इस बार नीट का एग्ज़ाम दिया था। तो 23 लाख बच्चों के भविष्य के साथ में एक तरीके से बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है। और ये बहुत अलग अलग एग्ज़ाम्स में भी देखा गया है। अगर अब आप बात कर लीजिए, आप जितने भी पेपर हो रहे हैं रिसेंट समय में, हर पेपर में आपको पेपर लीक की समस्याएँ निकल के आएंगी कहीं ना कहीं से। तो इस तरीके से जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटीज़ हैं वो क्यों इतना ज़्यादा इरेगुलरिटी दिखा रही है या फिर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखा रही है, इसको लेकर के जांच होना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। बात यहाँ पर NTA की कर लेते हैं। तो NTA क्या है, एक तरीके का परीक्षण संगठन है जो कि क्या काम करता है, जितने भी एग्ज़ाम हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उच्च शिक्षण संस्थानों में, उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराने का काम किसका होता है, ये होता है NTA का। इसकी स्थापना किसने की है, तो शिक्षा मंत्रालय ने इसकी स्थापना की है। कब की है, तो
2017 में। तो अभी जो है शिक्षा मंत्रालय, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय बोला जाता था, तो 2017 में ही एनटीए की स्थापना हुई है। जितने भी टॉप लेवल के आपको इंस्टीट्यूट्स वगैरह दिखाई देंगे, वहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो एनटीए जो है वो कंडक्ट कराता है। तो इसको लेकर के बहुत अभी न्यूज़ निकल कर के आ रही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। काम क्या है इनका? बेसिकली इनका काम यही है कि जो भी स्नातक इंजीनियरिंग होती हैं, यानी कि ग्रेजुएशन है इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, अलग अलग फील्ड में, यूजीसी नेट वगैरह का भी एग्ज़ाम ये सारे लोग कंडक्ट कराते हैं। तो जितने भी एंट्रेंस लेवल एग्ज़ाम है, साथ के साथ में अभी CUET वाला भी कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जो भी कॉलेजेस हैं वहाँ पर जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो भी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसको ईजाद किया गया था कि जितने भी कॉलेजेस होंगे उनमें एडमिशन के लिए आपको क्या करना होगा, एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि CUET देना होगा। तो ये भी जो है वो एनटीए ही कंडक्ट कराता है। ठीक है, फार्मेसी वगैरह के लिए भी ये क्या करते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, 2017 में फॉर्मेशन हुआ है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। बात की जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के लिहाज से, जीएस पेपर 2 में ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात क्या की जा रही है, लोकसभा के अंदर में वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है। तो महिला प्रतिनिधित्व जो है इस बार बोला गया है कि जो लोकसभा 18वीं लोकसभा है उसमें एक तरीके से वुमेन रिप्रेजेंटेशन घटा है। अगर हम पिछले वाले जो 17th लोकसभा है उससे तुलना करेंगे तो इस बार कम महिलाएं चयन होकर के आई हैं, लेकिन जितने भी महिलाएं चयनित होकर के आई हैं या फिर एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव बन करके आई हैं लोकसभा में, उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटाइल तृणमूल कांग्रेस का दिखाई दे रहा है। ममता दीदी जो है हमारी, उन्होंने 38% वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स जो है इस बारी क्या किया है, अपने लोकसभा में भेजा है अपनी पार्टी की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये नहीं है कि किस पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा गए हैं, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि ओवरऑल जो इस बार जो 18वीं लोकसभा रही उसमें महिलाओं की क्या स्थिति रही है। अगर हम बात करें फीमेल रिप्रेजेंटेशन की, क्योंकि इसी साल हमने क्या किया है, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है। किसके लिए? नारी शक्ति वंदन बोला है, जहाँ पर हम 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट में देने की बात करें हैं। वो बात अलग है कि वो इस बार इलेक्शन में लागू नहीं हुआ था। 2026 के बाद जो भी फर्स्ट इलेक्शन होगा और 2021 की जब फाइनल जो एक तरीके से जनगणना आ जाएगी उसके बाद से परिसीमन आयोग बैठेगा, उसके बाद से जो है ये जो 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट में लागू होना है महिलाओं के लिए, वो जो कॉन्सेप्ट है वो लागू होगा। लेकिन अगर बात की जाए कि इस बार 18वीं लोकसभा में क्या स्थिति रही है, या अगर बात की जाए कि साल दर साल किस तरीके से महिलाओं की इम्पोर्टेंस जो है वो राजनीति में बढ़ रही है, तो इसकी बात करें यहाँ पर तो पिछले बार की तुलना में इस बार महिलाएँ जो है कम चुन करके आई हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि जो भी हमारी हिस्ट्री रही है 1952 में सबसे पहले हमारे यहाँ पे इलेक्शन हुआ था। तो 1952 से लेकर के अब तक क्या हुआ है प्रोग्रेस वुमेन रिप्रेजेंटेशन की, अगर बात की जाए लोकसभा में या राज्यसभा में तो ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व की। बात की जाए जो फर्स्ट हमारी लोकसभा थी, कब फॉर्मेशन हुआ था? 1952 में। तो 1952 में जब पहला इलेक्शन हुआ था हमारे यहाँ पे, जनरल असेंबली के इलेक्शन हुए थे हमारे यहाँ पे, तब लगभग 49 जो थे मेंबर्स थे टोटल, और उसमें 24 महिलाएं जो थी वो क्या थी, चुन करके आई थी। ठीक है, और इनका परसेंटेज कितना था? 4.8%। तो मतलब जब पहली लोकसभा चयन हुआ था तब केवल 4.8% महिलाएं ही रिप्रेजेंटेटिव थी उस समय में। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ता गया वैसे वैसे महिलाओं की भागीदारी भी जो है वो राजनीति में बढ़ती गई है। अगर आप बात कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर रही, एक अच्छा प्रोग्रेस देखा गया कहाँ पर, तो 7वीं लोकसभा में देखा गया था, जहाँ पर 24 के बाद में धीरे धीरे जो संख्याएं हैं वो कम हो रही थी, लेकिन फिर 24 के बाद में 7वीं लोकसभा में जो है वो 28 संख्या बढ़ी, यानी कि 4 जो और संख्या जो है ऊपर आई। ठीक है, काफ़ी लंबा इंतज़ार रहा होगा उस समय में पहली लोकसभा से 7वीं लोकसभा में आने में, क्योंकि केवल 4 संख्या बढ़ाने के लिए हमको इतने सारे साल लगे, मतलब लगभग मान लीजिए कि 30 से 35 साल का समय। तो 7वीं लोकसभा में सबसे पहले महिलाओं की संख्या बढ़ी 1980 से लेकर के 1984 तक का ये पूरा टेन्योर रहा। उसके बाद में फिर 9वीं लोकसभा में ये 39 पे पहुंचा। 15वीं जो लोकसभा रही उसमें महिलाओं की संख्या कितनी हो गई? 59 हो गई। 16th लोकसभा की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक तरीके से उस समय के दौर से देखा जाए तो 62%
फीमेल रिप्रेजेंटेशन हुआ ये लगभग 11.4% था। जितने भी टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनकी संख्या का 11.4% जो महिलाएं जो है वो आपको 16वीं लोकसभा में दिखाई दी। 17वीं लोकसभा में ये रिकॉर्ड टूटा था, काफ़ी अच्छा एक तरीके से देखा गया था, जहां पर 14.3% जो है वो रिप्रेजेंटेशन रहा फीमेल्स का। अगर आप वर्ल्ड वाइड बात कर लीजिए या फिर आप 33% का रेशियो देख लीजिए तो उससे तो हम बहुत ही कम हैं, बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं अभी हम वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर के इलेक्शन में या फिर लोकसभा या राज्यसभा में। लेकिन फिर भी अगर एक तरीके से देखें तो हमारे जो आज़ादी के बाद से 1952 के इलेक्शन के बाद से लगभग अभी जो पूरा समय चल रहा है वहाँ पर महिलाओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन इस बार जो 18वीं लोकसभा है उसमें जो है संख्या थोड़ी घटी है, 3-4 जो सीटें हैं वो कम मिली है महिलाओं को, बहुत ज़्यादा तो नहीं घटी है लेकिन फिर भी इस बार थोड़ा सा कम रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला है। फिलहाल इस बार जो 18वीं लोकसभा थी सभी को मालूम है 543 जो सीट्स के लिए इलेक्शन हुए थे, इसको ध्यान में रखिएगा। अभी हमने बात कर ही ली है कि 33% रिजर्वेशन जो है वो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट में भी लागू हो जाएगा नारी शक्ति वंदन को लागू करने के बाद। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखिएगा। अगर बात की जाए कि स्टेट के लिहाज से या पंचायतों के लिहाज से कितने % रिजर्वेशन का हमने रखा है तो पंचायतों में ये जो चीज़ है बहुत अच्छी है। 33% रिजर्वेशन शुरू से ही हमने दिया हुआ है। जब से पंचायती राज अधिनियम आया है 1992 का, तब से ही जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था तब से ही हमने ये सारी चीज़ें पंचायत के लेवल पे लागू की हैं कि 33% रिजर्वेशन वहाँ पर महिलाओं का देखने को मिलता है। लेकिन पार्लियामेंट में अभी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप नंबर देख लीजिएगा कि कितना डाउनफॉल हुआ है जो पिछली लोकसभा की तुलना में इस बार जो लोकसभा में गठन हुआ है महिलाओं का उसमें, ठीक है। अब चलते हैं आगे। बात क्या की जा रही है, बात की जा रही है प्ली इन सुप्रीम कोर्ट सीक्स प्रोब इनटू पोस्ट पोल मार्केट क्रैश। तो हमने बात की थी जो सेबी है वो क्या काम करती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वैधानिक निकाय। पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि वैधानिक निकाय है कब बनी है, 1992 में बनी है, ठीक है। तो 1992 वैधानिक निकाय सेबी जो है वो क्या काम करती है, जो भी स्टॉक मार्केट है वहाँ पर जितनी भी इरेगुलरिटीज़ होती हैं उनको देखने का काम करती है। जो भी उतार चढ़ाव आता है स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में उसको रेगुलेट करने का काम सेबी करती है। तो अभी बात की गई है कि हमने देखा था जब 4 तारीख को रिजल्ट आया है जनरल असेंबली का 18वीं लोकसभा का, उसके बाद से लगभग 30 लाख करोड़ का जो है शेयर मार्केट को नुकसान हुआ है। क्योंकि जो एग्जिट पोल्स हैं उन्होंने 3 तारीख को ये दिखाया था कि बीजेपी बिल्कुल भारी बहुमत के साथ आ रही है। साथ के साथ में प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर सबने अपने अपनी कैंपेनिंग में बोला था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस वजह से बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया था और एकदम से जब 300 के भी नीचे सीट मिली तो फिर शेयर मार्केट बिल्कुल नीचे चला गया। उसमें बहुत सारे लोगों की एक तरीके से उनको लॉस हुआ है, कई सारे लोगों ने जान भी दी होगी क्योंकि कई इंसान होते हैं जो बिल्कुल पेट काट करके थोड़ा थोड़ा जोड़ करके शेयर मार्केट में लालच से पैसे लगाते हैं कि आगे क्या पता उनको चल करके बेनिफिट मिले और फिर उनको एक तरीके से लाइफ उनकी थोड़ी ठीक हो जाए। तो इसको लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक लॉयर हैं जिन्होंने एक पिटिशन फाइल की है और बोला है कि इसके बारे में जांच होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो पूरा मुद्दा है आम जनता से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल यहाँ पर मार्केट इन्वॉल्व है या फिर कोई बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व है, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो भी इन्वॉल्व है। हाईएस्ट अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर जैसे जो पद होते हैं जिनको जनरली नहीं मार्केट में और शेयर मार्केट वगैरह में एक तरीके से इंटरेस्ट होना चाहिए और इंटरेस्ट हो भी तो उनको इस तरीके से जनता को एक तरीके से फोर्स नहीं करना चाहिए या फिर उनको ब्रेन वॉश नहीं करना चाहिए। ऐसे बड़े पद पर बैठे हुए लोगों ने भी इस बार एक तरीके से प्रमोट किया था स्टॉक मार्केट को, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बड़ी कंपनियों को फ़ायदा दिलाने का मुद्दा था। इसको लेकर के अभी पिटीशन डली है, इसके ऊपर आगे जाँच होगी तो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आगे बात की जा रही है, जैसा कि मालूम है 9 जून को हमारे यहाँ पे जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होने वाली है, किनकी, मोदी 3.0 आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होने वाली है, शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, उसमें कौन कौन लोग इनवाइटेड हैं। तो सबसे पहले तो शेख हसीना जी अराइव हो चुकी हैं, बांग्लादेश की ये क्या हैं,
एक तरीके से सर्वोच्च अथॉरिटी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। उसके बाद में हमने श्रीलंका के जो विक्रम सिंघे हैं उनको भी बुला रखा है, नेपाल के प्रचंड जी भी आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर में बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन इन्वाइटेड हैं। भूटान जो है बहुत अच्छा हमारा दोस्त है, तो भूटान को भी हमने एक तरीके से क्या किया है, इन्वाइट किया है। ठीक है, तो भूटान के राजा साथ के साथ में प्रचंड जी नेपाल के, उसके बाद में अब बात कर लीजिए श्रीलंका के विक्रम सिंघे और बांग्लादेश की महबूबा मुफ्ती, ये लोग हमारे वोट टेकिंग सेरेमनी में आने वाले हैं। और इसके क्या वे फॉरवर्ड हैं, बेसिकली जो है अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को साथ में लेकर के, या लुक ईस्ट की जो पॉलिसी है या फिर अपने पड़ोसी देशों को साथ में लेकर के चलने की जो मोदी जी की अप्रोच है उसको एक स्टेप और आगे बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। क्योंकि अब जो टेन्योर फिर से 5 सालों का रहने वाला है, तो फिर से 5 सालों में जो है अड़ोसी पड़ोसियों के साथ में संबंध थोड़े अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं। साथ के साथ में अगर बात की जाए कि अभी इटली में जो है वो G7 की मीटिंग होने वाली है, तो जॉर्जिया मेलोनी जी के यहाँ पर जो है वो मीटिंग होने वाली है, तो मोदी जी वहाँ पर भी जाएंगे। अभी SCO की भी मीटिंग है वो होने वाली है। तो इस तरीके से इस पूरे जून जुलाई के महीने में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में हमारी रिप्रेजेंटेशन होने वाली है। तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग प्रतिनिधित्व का होना बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट आपका जो है पूरा एक तरीके से छवि जो है देश की बहुत अच्छी निकल करके आती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अभी जब G7 की मीटिंग होगी तो वहाँ पर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। जुलाई 3-4 में जो SCO है यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी भी मीटिंग होने वाली है। ये याद रखिएगा कहाँ पर होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अस्ताना कजाकिस्तान में ये SCO की मीटिंग होने वाली है। ठीक है, तो इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि SCO में जनरली आपको चाइना भी दिखाई देगा, पाकिस्तान भी दिखाई देगा। तो वहाँ पर भी एक बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है, उसमें भागीदारी दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि चाइना पाकिस्तान के साथ हमारे जो संबंध हैं वो थोड़े बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ पर भी किस तरीके से बैलेंस बना के चलना है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे आने वाले 5 सालों में जब जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसके बाद में आगे आने वाले 5 सालों में मोदी जी किस तरीके से देश को लेकर के जाएंगे, इसके ऊपर में पूरा जो है वो चीज़ें डिपेंड करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। बात की जा रही है इस एडिटोरियल में ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के बारे में। बोला गया है कि OECD जो है वो एक रिपोर्ट लेकर के आई हैं, आउटलुक, इसका नाम क्या है, OECD ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक। ठीक है, तो OECD की जो ये रिपोर्ट निकल के आई है इसमें बोला गया है कि अभी जो है अगर हम 2000 से लेकर के 2019 तक का बात करें तो लगभग 353 मिलियन टन प्लास्टिक जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो प्लास्टिक की जो मात्रा है वो 353 मिलियन टन जो है वो बढ़ गई है। कब से कब तक, पिछले 2000 से लेकर के 2019 यानी कि 19-20 सालों में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक का यूज़ हमारे यहाँ पे बढ़ गया है। और ये 2060 तक ट्रिपल होने वाला है। मतलब अभी जितना ये प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है, बोला गया है OECD की रिपोर्ट में कि 2060 तक ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, यानी कि 3 गुना हो जाएगा जितना अभी हम प्लास्टिक का कंजप्शन कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको लेकर के कंसर्न इस एडिटोरियल में दिखाया गया है। बात की गई है कि हमने बहुत सारे, यूनाइटेड नेशन ने भी इन्वायरमेंट प्रोग्राम चला रखे हैं, हमारे यहाँ भी जो है वो बहुत सारे एक तरीके से इन्वायरमेंटल प्रोग्राम चलते हैं। यूनाइटेड नेशन की जो एक संस्था है जिसको यूनेप बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, उसने बोला है कि जितना हम अभी चैलेंज क्यों बना हुआ है, क्योंकि जितना हम प्लास्टिक का प्रोड्यूस करते हैं या प्लास्टिक जितना यूज़ करते हैं उसका केवल और केवल 22% ही हम क्या कर पाते हैं, डिस्पोज कर पाते हैं। ठीक है, तो लगभग 50% से ऊपर जो चीज़ें हैं प्लास्टिक वगैरह हैं वो वैसी की वैसी एनवायरनमेंट में रह जाती हैं। डिस्पोजल केवल और केवल 22% का है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा भविष्य में चल करके खतरा करती हैं। पूरा जो टॉपिक है SDG आपका 13 क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आप कर सकते हैं इसको। यहाँ पर बात की जाती है कि किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है आगे आने वाले भविष्य में, जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए एक तरीके से हमें क्या है, अपना जो एनवायरनमेंट है उसको सही करके रखना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये। दूसरी बात है, इस एडिटोरियल में बात की गई है कि जब हम बात करते हैं कि प्लास्टिक को किस तरीके से मिटिगेट करना है, पहली एक चीज़ निकल के आती है कि जो भी प्रोड्यूसर हैं उस प्लास्टिक को बनाने वाले, उनके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक तरीके से EPR बनाया है। ठीक है, तो EPR जो है म्यूनिसिपैलिटी के लेवल पे होता है कि जो भी प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो उसको कलेक्ट करें और फिर उसको रिसाइकल करें। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसाइकलिंग के भी प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा चलते हैं। इंडिया ने, गवर्नमेंट ने पॉलिसी भी बना रखी है रिसाइकल के लिए, जिसमें एक तरीके से R4 की बात की जाती है या 4R की बात की जाती है, रीयूज़, रिसाइकल,
वो सारी चीज़ें, इसको देखिएगा थोड़ा सा। तो ये जो 4R का जो पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर EPR जो है और जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन जो कंसर्न एडिटोरियल में किसके बारे में दिखाया गया है कि जो वनरेबल सेक्टर है हमारा, जो गरीब तबका है, अनऑर्गेनाइज्ड जो लोग हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, प्लास्टिक को उठाने में, कचरा को उठाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी। लेकिन उनकी अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, सोशल सिक्योरिटी की, तो उसके ऊपर में गवर्नमेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। तो पूरा जो मुद्दा है एक क्लाइमेट से भी रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड है, प्लस जो है वर्कर से भी रिलेटेड है जो कि इस फील्ड में काम करते हैं। तो यहाँ पर बात EPR के बारे में की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है जो नॉर्मल वर्कर्स हैं उनके बारे में। तो एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। साथ के साथ में बात की गई है कि जो एक तरीके से कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर WACT का, इसको क्या बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन हैबिटेट वेस्ट वाइज सिटीज़ टूल। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने ये चीज़ें इसीलिए बनाई हुई हैं, यहाँ पर एक तरीके से 80% रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट रिकवरी की होती है और यहाँ पर 80% जो जिम्मेदारी म्यूनसिपैलिटी की होती है, क्योंकि वो क्या करें, एक तरीके से जो कचरा होता है, प्लास्टिक होता है, उसको उठाएँ, उसको रिसाइकल करें, उसको डंप करें या फिर उसको एक तरीके से रीयूज़ में लेकर के आए। लेकिन यहाँ पर जो सारी की सारी डिपेंडेंसी है इंडिया में के मामले में भी वो ऐसे लोगों के ऊपर है जो बहुत ही गरीब तबका है। छोटे आपने देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे वगैरह होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, प्लास्टिक वगैरह उठाते हैं, फिर उनको वो बेच करके उनसे थोड़ा पैसा लेकर के अपना पूरा लाइफ जो है वो एक तरीके से जीवन यापन करते हैं और उनके ऊपर में गवर्नमेंट कहीं पर भी ध्यान नहीं देती है। अगर आप पॉलिसीज़ की बात करेंगे तो हम जो पॉल्यूशन है उसको कम करने की बात करते हैं, एनवायरनमेंट को किस तरीके से ठीक रखना है इसके बारे में बात करते हैं, प्लास्टिक को किस तरीके से रीयूज़ करना है, रिसाइकल करना है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन हम उन वर्कर्स के बारे में बात नहीं करते हैं जो कि इस प्लास्टिक को कलेक्ट करने में हमारी सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। ठीक है, तो पूरा एडिटोरियल इसी के ऊपर में बात करता है। आई होप आपको ओवरव्यू मिल गया होगा। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन हैबिटेट वेस्ट वाइज सिटीज़ टूल का भी एक तरीके से कॉन्सेप्ट आपको मिला। साथ के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट आपको आंकड़ा मिला यहाँ पर OECD से लेकर के कि OECD की जो ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक है उसमें बोला गया है कि हमें अभी जो है लगभग 19-20 सालों में 353 मिलियन टन प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं और ये 2060 तक 3 गुना बढ़ने वाला है। तो इस दिशा में ध्यान देने की ज़रूरत है। अगली बात की जा रही है यहाँ पर साउथ कोरिया में एक तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट किसको लेकर के चल रहा है, जो वहाँ पर माइग्रेंट वर्कर हैं वो एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो वहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर में एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि जो वहाँ पर कॉन्सेप्ट चीज़ें चल रही हैं वो एक तरीके से मॉडर्न स्लेवरी हैं, लोगों को फोर्सफुली एक तरीके से काम कराया जा रहा है। तो इसको लेकर के है। अब वहाँ के इंटरनल मुद्दों में इतना ज़्यादा हमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे लिए जो साउथ कोरिया का मैप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल ही मैंने बात की थी कि जो आपका AUKUS है, जब मैं मंथली मैगजीन में मंथली जो वीडियो बना रही थी उसमें भी मैंने बताया था कि AUKUS में नया मेंबर जुड़ने के लिए जा रहा है वो साउथ कोरिया है। तो साउथ कोरिया काफ़ी समय से न्यूज़ में रहा है, इस वजह से थोड़ा सा इसका मैप देख लेते हैं। सबसे पहले तो नॉर्थ कोरिया ये रहा और ये आपका साउथ कोरिया है। इसके बीच में आपको ये चैनल दिखाई दे रहा होगा, ये 38 डिग्री चैनल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली फेवरेट क्वेश्चन है PCS वगैरह में, वनडे एग्जाम्स में। तो याद रखिएगा कि नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से कौन सा चैनल अलग करता है, 38 डिग्री जो चैनल है वो अलग करता है। ठीक है, दूसरी बात यह कि इसकी कैपिटल क्या है, तो साउथ कोरिया की कैपिटल है आपकी सियोल। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो सी ऑफ जापान है ये आपको दिखाई दे रहा है कहाँ पर, इसके ईस्ट में। ठीक है, साथ के साथ में आपको ये पूरा जो एरिया है वो कहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर आपको येलो सी भी दिखाई दे रहा है, साउथ चाइना वाले एरिया में भी आपको दिखाई देगा और पैसिफिक जो है वहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो साउथ कोरिया का मैप एक बार जा कर के देखिएगा। हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया यहाँ पर कि सियोल इसकी कैपिटल है। नॉर्थ कोरिया से ये 38 डिग्री चैनल के थ्रू अलग होता है। येलो सी इसके लेफ़्ट साइड में है यानी कि वेस्ट साइड में है और ईस्ट साइड में आपको सी ऑफ जापान दिखाई देगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये जापान जो है एक तरीके से छोटे छोटे द्वीपों से मिल करके बना है, तो कहीं ना कहीं नेबरिंग में आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। ये आपको दिखाई दे रहा है कोरिया स्ट्रेट, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोरिया स्ट्रेट है और ये आपको दिखाई दे रहा है त्सुशिमा जो कि जापान का एक आइलैंड है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि साउथ कोरिया और जापान का जो त्सुशिमा है उसके बीच में कौन सा स्टेट है, तो आपको ध्यान में रखना है कोरियन स्टेट है। तो कभी भी मैप जब पढ़ते हैं तो उसको आसपास को ध्यान से देखने की कोशिश किया करिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ से निकल करके आ जाती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जेम रिवर और नेक्टोंग रिवर कहाँ पर है, तो ये आपको दिखाई देगा साउथ कोरिया में ही
नहीं है, ठीक है। तो ये जब भी मैप आप देखते हैं तो उसको बहुत ध्यान से देखना होता है, उसके आसपास की लोकेलिटी देखनी होती है, कौन से स्ट्रेट हैं वहाँ पे, कौन से सी उसके साथ टच कर रहे हैं, कौन से ओशियन में वो आता है, इन सारी चीज़ों को देखना होता है, ठीक है। अगली बात जो है वो रशिया के जो पुतिन जी है वो कह रहे हैं कि कितने भी सैंक्शंस लगा लो हमारे ऊपर में, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो वो बात है कि कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। तो व्लादिमीर पुतिन जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि रशिया इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग इवन आफ्टर सैंक्शन से, ठीक है। तो इन्होंने बात रखी है, एक तरीके से मैसेज दिया है वर्ल्ड को कि इनके ऊपर में आप कितने भी सैंक्शंस लगा लीजिए, ये ऐसी कंट्री है जो कि वापस से निकल करके आएगी और अपनी इकोनॉमी को किसी न किसी तरीके से बूस्ट कर लेगी। तो इसको लेकर के ये थोड़ी सी न्यूज़ है। अभी हमने बात की थी कि जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, कल ही हमने बात की थी कि ओपेक प्लस कंट्रीज़ जिसमें रशिया भी है, उन्होंने बात की है एक तरीके से कि वो क्या करने वाले हैं आने वाले समय में, जो आउटपुट कट करने वाले हैं। किसको लेकर के? पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं उनको लेकर के। आउटपुट कट के बारे में मैंने बात की थी कि वो जितनी भी ये पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर कंपनीज जो कंट्रीज़ होती हैं वो क्या काम करती हैं, प्रोडक्शन को थोड़ा सा कम कर देती हैं। प्रोडक्शन कम करने से क्या होता है कि उनको आने वाले समय में जब प्रोडक्शन कम होगा तो एक तरीके से डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड जो बढ़ेगी और प्रोडक्शन कम रहेगा तो कीमतें जो हैं वो ऑयल की बढ़ जाती हैं। तो इस तरीके से रशिया जो है वो ओपेक कंट्रीज़ के साथ मिलकर के अपना जो व्यापार कर ही रहा है। इंडिया के साथ में उसने इस बार पेट्रोलियम लगभग 26% क्रूड ऑयल का व्यापार किया ही किया है, और चाइना के साथ में उसके संबंध अच्छे हैं ही। अगर बात कर लीजिए यूरोप के ऊपर में, तो यूरोप कितने भी सैंक्शंस लगा ले नेचुरल गैस वगैरह के लिए, जो नेचुरल गैस जर्मनी और रशिया का गैस पाइपलाइन है, तो इन सारी चीज़ों के लिए रशिया के ऊपर बाकी देशों की डिपेंडेंसी है ही। अगर आप बात कर लीजिए गेहूँ को लेकर के, तो गेहूँ के टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर रशिया और यूक्रेन ही हैं। तो रशिया के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। तो इसी वजह से एक तरीके से रशिया से ये मैसेज निकल के आ रहा है कि कितने भी सैंक्शंस लगे, जो रशिया है वो क्या है निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अगली बात की जा रही है कोएलिशन गवर्नमेंट लेस स्टेबिलिटी टू स्लो डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर मूडीज़ की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बोला गया है एक तरीके से जो हमारे यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं इस बार बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं मिली है एक पार्टी को, एनडीए अलायंस को, बीजेपी को। तो उनको क्या करना पड़ रहा है, जो कि नीतीश की पार्टी हो गई एक तरीके से, साथ के साथ में चंद्रबाबू नायडू हो गए, इन तरीके की उनकी पार्टीज़ के साथ में एक तरीके से बहुमत के लिए प्रार्थना करनी पड़ रही है, एक तरीके से कह लीजिए कि रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। तो इसको लेकर के मूडीज़ की रिपोर्ट आई है और इसमें बोला गया है कि जो कोalition गवर्नमेंट होती है वो लेस स्टेबल होती है। कल ही हमने बात की थी कि गठबंधन की सरकार के फ़ायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। फ़ायदे ये होते हैं कि जो भी टॉपिक होगा, जो भी एक्ट कानून पास होगा, सब पर अच्छे से चर्चा होगी, सभी पक्षों को सुना जाएगा। लेकिन नुकसान यही होता है कि अगर किसी एक पार्टी ने भी कोई बात रखी और उसको बाकी पार्टियों ने नहीं माना, तो वो पार्टी क्या कर लेगी, अपना समर्थन वापस ले लेगी और फिर गवर्नमेंट को एक तरीके से क्या होगा, गवर्नमेंट स्टेबल हो जाएगी या फिर सरकार गिर भी सकती है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ये कोalition गवर्नमेंट यानी गठबंधन की सरकार के क्या है, एक तरीके से नुकसान है। तो आज के लिए इतना ही, ये था आज का पूरा सेशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे काफ़ी अच्छे से डिस्कस किए हैं। अगर आपको हमारी पहल अच्छी लग रही है, क्लासमेट गुरु चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया एंड टेक केयर।